स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 की वीडियो को, जिसमें हम पढ़ेंगे कैल्शियम एक्सचेंज बिटवीन द बोन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से। अगर हम सोल्यूबल कैल्शियम के साल्ट्स को इंट्रावीनसली इंजेक्ट करें, वेन के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन जो है हाई लेवल तक राइज फ़ौरन से कर जाती है, लेकिन थोड़ी से 60 मिनट्स के अंदर ही कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन नॉर्मल हो जाती है। इसी तरह से अगर लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ कैल्शियम हम बॉडी फ्लूइड से निकाल लें तो कैल्शियम की कंसनट्रेशन तब भी नॉर्मल हो जाती है, 30 मिनट से 1 घंटे तक नॉर्मल हो जाती है। तो ये सारा फेनोमेना कैसे होता है बोन के अंदर, क्योंकि हमारे पास एक एक्सचेंजेबल कैल्शियम मौजूद होता है जो हमेशा ECF में मौजूद कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। इससे मुराद ये कि बोन के पास कैल्शियम ऐसा मौजूद होता है कि जो कि अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कैल्शियम आयन ज़्यादा है तो बोन में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अगर कम है तो बोन अपना जो कैल्शियम है वो रिलीज़ करना शुरू कर देगी, बोन की रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी। कैसे होगी वो हम पढ़ते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि बोन के अंदर एक्सचेंजेबल कैल्शियम मौजूद है जो कि हमें एक बफरिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है ताकि कैल्शियम आयन की कंसनट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर ना ज़्यादा हो और ना ज़्यादा कम हो, ना काफ़ी ज़्यादा हो जाए। अब आगे पढ़ते हैं हम डिपोजिशन एंड रिजॉर्प्शन ऑफ बोन, या ये बोन क्या होती है। हमें एक बात पता होनी चाहिए कि बोन के हमारे पास एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट होता है, और एक मैंने पिछली वीडियो में बताया था एक सेलुलर कंपार्टमेंट होता है। जो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट होता है जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैट्रिक्स पर मुश्तमिल होता है, वो सेलुलर कंपार्टमेंट होता है जो कि ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोसाइट्स पर मुश्तमिल होता है। ओस्टियोब्लास्ट कौन से सेल्स होते हैं जो कि बोन फॉर्म करते हैं, जो बोन की मिनरलाइजेशन करवाते हैं, बोन फॉर्म करवाते हैं, जबकि ओस्टियोक्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो बोन की रिजॉर्प्शन करवाते हैं, यानी बोन की डीमिनरलाइजेशन करवाते हैं, जबकि ओस्टियोसाइट्स होते हैं जब ओस्टियोब्लास्ट अपना काम मुकम्मल कर लेते हैं तो ओस्टियोइड यानी जो बोन की मैट्रिक्स है उसके अंदर वो चले जाती हैं, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और कह सकते हैं कि जो हमारे पास पूरी कैल्सिफाइड बोन है उसके अंदर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसको ओस्टियोसाइट्स कहते हैं, यानी वो इनएक्टिव ओस्टियोब्लास्ट होते हैं। ओस्टियोब्लास्ट जो होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट वो बोन की आउटर सर्फेसिस पर पाए जाते हैं या फिर बोन की ट्रैबिकुलर कैविटीज़ के अंदर। ओस्टियोब्लास्टिक कैविटी थोड़ी सी लिविंग बोन्स के अंदर भी प्रेजेंट होती है। ओस्टियोब्लास्टिक कैविटी यानी फुली एडल्ट बोन जो होती है, जब बोन की पूरी ग्रोथ हो जाती है तो तकरीबन तो ओस्टियोब्लास्ट वहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं थोड़े से, क्योंकि कॉन्स्टेंटली अगर देखा जाए तो थोड़ी सी न्यू बोन हमारे पास बन रही होती है हर टाइम, तो इसलिए वहाँ पे ओस्टियोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि बोन की ग्रोथ कंप्लीट हो गई तो ओस्टियोब्लास्ट बिल्कुल ही नहीं होंगे। अब पढ़ते हैं रिजॉर्प्शन ऑफ द बोन, फंक्शन ऑफ द ओस्टियोक्लास्ट। बोन जो है ना वो ओस्टियोक्लास्ट की प्रेजेंस में कंटिन्यूसली जो है वो रिजॉर्प्शन जिस बोन की हो रही होती है, जो कि ओस्टियोक्लास्ट दरअसल मल्टी न्यूक्लिएटेड फेगोसाइटिक यानी बोन को रिजॉर्ब करने वाली, डिग्रेड करने वाले सेल्स होते हैं, ठीक है, मोनोसाइट्स के डेरिवेटिव्स होते हैं ये। अगर आपसे पूछा जाए कि ओस्टियोक्लास्ट कैसे हमारे पास बोन को रिजॉर्व कर रहे होते हैं, तो आपने कहना कि ओस्टियोक्लास्ट जो है वो हमारे पास बोन की सरफेस की तरफ विलस लाइक प्रोजेक्शंस पहले जो है वो स्प्रेड करते हैं। अब विलस लाइक प्रोजेक्शंस जो है वो दो तरह की सब्सटेंसेस को सीक्रेट करती है। एक होते हैं प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि ओस्टियोक्लास्ट के लाइसोसोम से रिलीज होते हैं, और एक होते हैं एसिड्स यानी सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होते हैं। अभी जो एंजाइम्स रिलीज होते हैं ये हमारे पास बोन के ऑर्गेनिक मैट्रिक्स को डिसॉल्व करते हैं, जो एसिड्स रिलीज होते हैं वो बोन साल्ट्स को डिसॉल्व करते हैं। तो इस तरह से ओस्टियोक्लास्ट दो तरह के सब्सटेंसेस को रिलीज करके बोन की रिजॉर्प्शन करवाती है, यानी एक प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स को रिलीज करवाती है और दूसरा जो है वो एसिड्स को रिलीज करवाती है। अब जो हमारे पास पैराथायरॉइड हार्मोन होता है वो ओस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, यानी बोन की रिजॉर्प्शन को प्रमोट करता है, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो डायरेक्टली ओस्टियोक्लास्ट पर जाके वो एक्ट नहीं करते पैराथायरॉइड हार्मोन, बल्कि जो PTH रिसेप्टर्स होते हैं ये ओस्टियोब्लास्ट सेल्स पर तो प्रेजेंट होता ही नहीं है, ये यानी ओस्टियोक्लास्ट पर प्रेजेंट नहीं होते, सॉरी ओस्टियोब्लास्ट पर प्रेजेंट होते हैं। अब हमने पढ़ना कैसे होता है। ये जो PTH रिसेप्टर्स होते हैं ओस्टियोब्लास्ट पर प्रेजेंट रिसेप्टर्स के साथ जाके बाइंड कर जाते हैं, और वहाँ पर ओस्टियोब्लास्ट के अंदर दो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, उनका नाम होता है जो सिग्नलिंग करवाती हैं, एक का नाम होता है रिसेप्टर एक्टिवेटर फॉर न्यूक्लियर फैक्टर KB लिगेंड, ये प्रोटीन, और एक होती है मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ये दो प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर ओस्टियोक्लास्ट के लिए ज़रूरी होती हैं। कैसे होती हैं, मतलब ओस्टियोब्लास्ट के अंदर ये प्रोटीन्स हैं, जब ये प्रोटीन्स एक्टिवेट होती हैं तो वो हमारे पास जाके प्रो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स पर लग जाती हैं और उनको मेच्योर ओस्टियोक्लास्ट सेल्स में डिफ्रेंशिएट करवाती हैं, यानी PTH आके बाइंड होगा ओस्टियोब्लास्ट के रिसेप्टर्स पर, ओस्टियोब्लास्ट की सरफेस पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, उससे आके बाइंड हो जाएगा PTH पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड आके बाइंड हुआ तो हमारे पास सिंथेसिस होगी रैंकल प्रोटीन, यानी रैंकल प्रोटीन रिसेप्टर एक्टिवेटर फॉर न्यूक्लियर फैक्टर KB लिगेंड की सिंथेसिस होगी, जिसको हम ओस्टियोप्रोटैक्टिन लिगेंड भी कहते हैं। अभी जो रैंकल है ये हमारे पास रिसेप्टर्स पर बाइंड होगी, इसके रिसेप्टर जो हैं प्रो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स पर प्रेजेंट होंगे, और प्रो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स पर बाइंड होने के बाद ये करवाएगी, उनको डिफ्रेंशिएट करवा देगी मेच्योर ओस्टियोक्लास्ट के अंदर, यानी पैराथायरॉइड हार्मोन ने इनडायरेक्ट मैकेनिज्म के थ्रू ब्लास्ट पर प्रेजेंट रिसेप्टर से अटैच होकर ओस्टियोक्लास्ट मेच्योर ओस्टियोक्लास्ट बनवा दी। तो इस तरह से पैराथायरॉइड हार्मोन जो है वो बोन की रिजॉर्प्शन करवा रहा होता है,
साथ ही साथ ओस्टियोब्लास्ट के अंदर एक प्रोटीन होती है, उसका नाम होता है, वो जो प्रोड्यूस करते हैं उसका नाम होता है ओस्टियोप्रोटेजेरिन। ओस्टियोप्रोटेजेरिन होती है कि साइटोकाइन होती है जो बोन रिजॉर्प्शन को इनहिबिट करवाता है। ये रेंकल प्रोटीन के साथ बाइंड होकर इसकी जो रिसेप्टर के साथ जाके इंटरेक्शन उसको कम कर देगा, प्रिवेंट कर देगा, जिसकी वजह से प्री ओस्टियोक्लास्ट मैच्योर ओस्टियोक्लास्ट में डिफरेंशिएट नहीं होंगे और बोन रिजॉर्ब नहीं होगी, डेट रिजॉर्ब बोन। लेकिन क्या होता है कि जो पैराथायरॉइड हार्मोन, ये साथ ही साथ ये नहीं, ये पैराथायरॉइड हार्मोन की रिजॉर्प्टिव एक्टिविटी को अपोज करता है। लेकिन क्या होता है, पैराथायरॉइड हार्मोन और विटामिन डी दोनों का काम ये होता है कि ना सिर्फ जो है ये स्टिमुलेट करवाते हैं ओस्टियोक्लास्ट की प्रोडक्शन को मैच्योर, बल्कि ये साथ ही साथ इस प्रोटीन को ओस्टियोप्रोटेजेरिन जो कि हमारे पास रेंकल के साथ बाइंड होकर इसकी रिसेप्टर के साथ बाइंड को रोक रही थी, इसको भी इनएक्टिवेट करवा देते हैं। इस तरह से बोन रिजॉर्प्शन को प्रमोट करवाते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन और विटामिन डी। उसके बाद आता है कि बोन डिपोजिशन रिजॉर्प्शन हमेशा इक्विलिब्रियम में होते हैं। ग्रोइंग बोन्स के अलावा अगर देखा जाए तो बोन रिजॉर्प्शन जो इक्वली हो रही होती है, मतलब जितनी बोन डिजोल्व हो रही है उतनी ही बन रही है। ओस्टियोक्लास्ट जो है बोन को डिजोल्व करवा रहे हैं, ओस्टियोब्लास्ट बनवा रहे हैं, तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में हो रहा है। तो उसके बाद है वैल्यू ऑफ कंटिन्यूअल बोन रिमॉडलिंग। इसका मतलब ये है कि बोन पे जितना स्ट्रेस डालोगे उस हिसाब से बोन की जो स्ट्रेंथ है वो तब्दील होती रहेगी। मिसाल के तौर पर बोन है जिसके ऊपर हैवी लोड है तो वो थिक होती रहेगी और शेप भी उसकी उसके मुताबिक चेंज होती रहेगी। ओल्ड बोन्स हैं वो वीक होती रहेंगी क्योंकि उससे इतना काम नहीं लिया जाएगा, स्ट्रेस नहीं होगा उन पर, तो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स उनकी डिग्रेड होती रहेगी इस तरह से। उसके बाद जितना मतलब बोन पे स्ट्रेस डालेंगे उतनी ज़्यादा बोन की डिपोजिशन भी होती रहेगी। मिसाल के तौर पर एथलीट की बोन है, इस पर स्ट्रेस ज़्यादा है तो वो हैवियर होगी, इसकी बोन की डिपोजिशन ज़्यादा हुई होगी एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। इस तरह से एक पर्सन है उसकी एक लेग पे वो ज़्यादा वजन डाल रहा है, एक पे नहीं, तो वो जो लेग जिस पे वजन नहीं डल रहा वो डीकैल्सीफाई होना स्टार्ट हो जाएगी, जबकि जिस पे डल रहा है वो फिजिकल स्ट्रेस की वजह से ओस्टियोब्लास्ट की पोजीशन उसमें स्टार्ट हो जाएगी, कैल्सिफिकेशन उसकी होगी। इसी तरह से कहा जाता है कि जब बोन का फ्रैक्चर होता है तो ओस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट हो जाते हैं। ओस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट होते हैं यानी ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स होते हैं बोन में प्रेजेंट जो कि वो ओस्टियोब्लास्ट को बनाते हैं, यानी न्यू ओस्टियोब्लास्ट बनाते हैं। ओस्टियोप्रोजेनिटर एक तो ओस्टियोब्लास्ट जो प्रेजेंट है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और दूसरा न्यू ओस्टियोब्लास्ट भी बनते हैं। ओस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स को बोन स्टेम सेल्स भी कहा जाता है। दरअसल ये वो सेल्स होते हैं के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये ना सिर्फ अपने जैसे सेल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं मजीद और अपनी और सेल्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी ओस्टियोप्रोजेनिटर अपने जैसे सेल्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और तरह की सेल्स को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो इन्हें इसलिए बोन स्टेम सेल्स कहा जाता है। इसी तरह से जो ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होते हैं जब बोन की फ्रैक्चर हीलिंग करवानी होती है तो उस बोन पे दो जो उसके एंड्स आपस को होल्ड करके रखते हैं, जाके बोन पे स्ट्रेस पड़े, ब्रोकन बोन्स को आपस में जोड़ देते हैं ताकि बोन पे स्ट्रेस बने और ओस्टियोब्लास्ट एक्टिवेट हों और वो बोन की डिपोजिशन करवाएं। यहाँ पे पढ़ा है ना कि बोन स्ट्रेस की वजह से रेट ऑफ बोन डिपोजिशन कंट्रोल हो रहा होता है, तो इस तरह से जो है वो इस मेथड को यूज़ करके करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में हम विटामिन डी को डिटेल से डिस्कस करेंगे।